तो मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। जैसे आप लोग को पता है कि प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी से लेकर मई तक घटना चक्र का हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें लगभग 3-4 वीडियो बनेंगे। इसमें हम ऐसे फैक्ट को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे फैक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ पे आप मेरे साथ पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ते कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ याद करते हैं, क्या क्या चीज़ एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। हम प्रतियोगिता दर्पण को 2013-14 से ले पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के एग्जामों में इससे हमें फ़ायदा भी हुआ है। और पीसीएस लेवल तक ये जो मैगजीन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मैगजीन को मतलब प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ लीजिए और कोई एक वार्षिकी मैगजीन एग्जाम के समय पढ़ लीजिए। आपके करंट बनने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। इसके साथ साथ आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए ताकि डिवीजन हो। तो हम कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें आप लोगों को मिले। अतः इसके साथ इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मोटिवेशन बढ़ाइए, ठीक। और ख़राब लगे तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करने का कारण बताइए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दूसरे भाग में हमारा पहला न्यूज है, नई दिल्ली में संसद भवन के निकट ही नए त्रिभुजाकार संसद भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास। मतलब संसद भवन का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक। पुराने संसद भवन भी यहीं पे है और इसका आकृति कैसा होगा, तो त्रिभुजाकार होगा, याद रखिएगा। तो ये न्यूज आपको यहाँ से 2 मिले। आगे हम देखते हैं इस जो प्रोजेक्ट है, इस संसद भवन जो बन रहे तो इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है सेंटर विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेंटर विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। सेंटर विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सॉरी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके तहत संसद भवन को तोड़कर नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, ठीक। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया। डेट की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिलान्यास हेतु भूमि पूजन शारदा पीठ श्रृंगेरी द्वारा शीतला माता मंदिर में संचालित गुरुकुल के आचार्य श्री राघवेंद्र भट्ट के द्वारा कराया गया। इसका भी कोई आपको जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम, आपको संसद भवन जो अभी है वहाँ पे क्या हो रहा है कि सीटों की संख्या कम पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि 2026 में परिसीमन होने वाले हैं और सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसीलिए नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसको डिजाइन जो कर रहा है, कौन बना रहा है, तो इसको टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। टाटा नामक कंपनी जो है इसको निर्माण करी है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या करना है कि संसद भवन जो निर्माण हो रहा है उसमें आपको संयुक्त सत्र के लिए 1224 और आपको लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए आपको 384 सीट बनाए जाएंगे, जिसको 2022 तक तैयार करना है, याद रखिएगा। तो आपको इस न्यूज में हम लोग क्या पढ़ें, तो सबसे पहले आप लोग को याद करना है कि संसद भवन कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो नई दिल्ली में। आकृति कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके तहत आपको कौन इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, तो टाटा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। और अब इतना याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी, 888, राज्यसभा 384 और संयुक्त बैठक के लिए 1284। इतना बात आप लोग याद कर सकते हैं। हाँ, इसको तैयार कब तक करना है ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है। 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, मतलब 2022 तक इसको तैयार कर लेना है। यहाँ से 4-5 फैक्ट निकले आपको याद करने के लिए। बाकी सब आप लोग एक बार जरूर रीडिंग मारिए, पढ़िए, तब जाके टोटल समझ में आ जाएगा, समझे। जरूरी है पढ़ना। देखते हैं नेक्स्ट, संसद भवन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो देखते हैं। हमारा जो पुराना अभी जो वर्तमान में संसद भवन है उसका निर्माण कब पूरा हुआ था, 1927 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। निर्माण होना शुरू हुआ 1921 ईस्वी में, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। 27 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, उसको आवश्यकता है। तो 1927 में हमारा संसद भवन क्या हुआ, बन के तैयार हो गया। अब उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे, जो 26 से 31 साल 1926 से लेके 1931 तक रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करना है,
आज़ादी के समय आपको जनसंख्या कितनी थी, इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं कि 36 करोड़ थी आज़ादी के समय। मतलब 1951 का जनगणना हुआ तो उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी, 36 करोड़। ठीक है, नया परिसीमन कब होगा, तो 2026 में होगा। इसके पहले परिसीमन कब हुए थे, तो 2002-3 में हुए थे, कुलदीप सिंह के समिति के सिफारिश पर। उसके पहले 3 परिसीमन हो चुके हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा। मतलब 4 परिसीमन हो चुके हैं अभी तक और 5वां होगा। पहला इसके पहले कब हुआ था, 2003 में कुलदीप सिंह के समिति के सिफारिश पर। अब होगा 26 में होगा परिसीमन। परिसीमन में लोकसभा राज्यसभा के सीटों का निर्धारण किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में आपको राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 245 है, लोकसभा में 543 है। क्योंकि 2 व्यक्तियों का निर्वाचन जो पहले होता था 545 सीट के अंतर्गत आंग्ल भारतीयों का, उनको अब हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए। और संसद भवन में जो लोकसभा है उसमें संविधान में सीटों की संख्या कितनी चर्चा की गई, तो 552। अब 2 हट गए तो 550 हो जाएंगे। 7 पे चुनाव नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए, इस मतलब लाइन से हमको इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट मिला जिसको आपको इतिहास भी कुछ देखे हम, ठीक है, और कुछ आपको करंट देखे। तो इतिहास याद है तो करंट में 4-5 न्यूज है, उसको आराम से देखिए, याद हो जाएगा। बाकी सब कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है, इतना आप लोग को याद करना है। संसद भवन का डिजाइन कौन किया था, ये भी याद रखिए, इसमें नहीं दिया है, तो लुटियस के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। वर्ष 2020 में संसद की बैठकों की संख्या अब तक की सबसे कम रही 33। इस न्यूज की आवश्यकता कोई कुछ नहीं है, ठीक है, इस न्यूज की आवश्यकता आपको कुछ नहीं है, बस रफली माइंडली याद रखिएगा, उसी का आवश्यकता है। आगे सब पढ़ने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन बाद में ब्रिटेन में कोविड-19 का मामला बढ़ने के कारण इनकी यात्रा को रद्द कर दिया गया था। तो हमको बस इतना जानना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो बोरिस जॉनसन हैं। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ब्रिटेन एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपको। हाँ, अब देखिए, पर जो 26 जनवरी है, पर गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर आपको प्रचलन है कि गेस्ट को बुलाया जाता है। तो 2021 में तो कोई आया नहीं, तो 20 में कौन आया था, ये आपको इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाया बोल्सोनारो। अब ब्राज़ील की राजधानी क्या है, तो ब्रासिलिया। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। 2021 में कोई नहीं आया था, 22 का अभी निर्धारण नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज हो जाएगा आपको 2024-14-18 की अवधि में देश में तेंदुओं की संख्या में 62.5% की वृद्धि। वन मंत्रालय की ये रिपोर्ट है, इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर रफली याद कर सकते हैं कि अब तेंदुओं की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 62.5% वृद्धि हुई तेंदुओं की संख्या में। चलिए इस न्यूज़ का इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो 12,852 है भारत में 2018 के अनुसार। ठीक है, 12,852 है 2018 के अनुसार। ठीक, यह जो रिपोर्ट है वो आपको, रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट्स ऑफ लियोपोड्स इन इंडिया 2018। स्टेट्स ऑफ लियोपोड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, जिसको वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके पूर्व आपको बाघ की जनगणना के लिए 2018 में बाघ की जनगणना की गई थी। बाघों की संख्या के संबंध में गणना रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने आपको 29 जुलाई 2019 को जारी किया था। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। इसी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बाघ रिपोर्ट का जनगणना का आंकड़ा दिया था, जिसके अनुसार बाघों की संख्या आपको कितनी हो गई है, तो 2967 बताई गई। ठीक है, 2967 बताई गई, जिसमें आपको 2014 से 18 की अवधि में आपको बाघों की संख्या 33% की वृद्धि हुई। ये बात आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक, इस अवधि में पूंजी तेंदुओं की संख्या में 62.5% वृद्धि हुई। मतलब बाघ की संख्या में 33% की वृद्धि और तेंदुओं की संख्या में 62.5% की वृद्धि। बाघ की संख्या आपको 2967 हो गई है। ठीक है, तेंदुओं की संख्या लगभग में 12,000 याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाघ वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाघ की जनगणना। हाँ, यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इस न्यूज़ से, और कुछ भी याद नहीं रहे तो ये जरूर याद रखिएगा, बाघों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। बाघों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में 526, द्वितीय स्थान कर्नाटक 524। तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, और द्वितीय स्थान कर्नाटक का है, याद रखिएगा। दोनों में
मध्य प्रदेश और कर्नाटक प्रथम द्वितीय पे हैं। बस इस न्यूज़ को जरूर आप मोस्ट भी बना कर रखिए, बाकी सब याद रहे ना रहे कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, बाघ की संख्या याद रखिएगा 2967, 33% वृद्धि हुई। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को जरूर आप लोग याद रखिएगा इतना। बाकी सब आपकी मर्जी है, याद रखिए या ना रखिए, कोई आवश्यकता नहीं है बाकी पूछने की। बाकी न्यूज़ जो हमें बता दी हैं उसमें कोई याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है असम में तिवा स्वच्छता परिषद में बोडोलैंड स्वच्छता परिषद के चुनाव में भाजपा को भारी समत। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है न्यूज़ आपको याद करने का, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक चीज़ निकलेगा कि बोडोलैंड जो है, ठीक है, वो आपको किस राज्य से संबंधित है, तो असम से। बोडोलैंड आंदोलन असम से संबंधित है, याद रखिए। असम की राजधानी दिसपुर है, असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है, ठीक। चलिए, अभी हाल ही में आपको क्या हुआ है, असम में चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी पार्टी पूरा बहुमत में आई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, स्वदेशी निर्मित युद्धपोत हिमगिरी का जलांतरण। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि हिमगिरी क्या है, तो युद्ध तोप है। हिमगिरी क्या है, युद्ध तोप है, ठीक है। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे आपको स्कॉर्पियन श्रेणी के प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बी का निर्माण किया गया है वो पनडुब्बी था, ठीक है। वागीर जो था, बेला था, वैसे 6 थे, तो वो क्या था, आपको पनडुब्बी था। यहाँ पे क्या होगा, युद्धपोत होगा हिमगिरी, तो इसका भी जलांतरण किया गया है, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट 75 के तहत आपको युद्धपोत बनाए जा रहे थे स्कॉर्पियन श्रेणी के, उसको मुंबई मझगांव डॉकयार्ड से बनाया जा रहा था, जो कहाँ है, मुंबई में है। अब ये जो है आपको यहाँ क्या करना है, ये जो है भारतीय नौसेना के लिए एक और उन्नत स्टील्थ फ्रिगेड। देखिए स्टील्थ फ्रिगेड का है, ये जो है आपको कोई आपके पनडुब्बी पे या कोई आपके युद्धपोत पे मिसाइल से वार करता है तो उसका असर नहीं पड़ेगा। यहाँ इसको रडार के द्वारा, सुनार के द्वारा नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए स्टेट फ्रिगेड का प्रयोग किया जाता है, किरण को ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक। तो इसको कोलकाता में गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में किया गया, मतलब जलांतरण कहा गया है कोलकाता में। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, गॉर्डन रिच कहाँ है, बस इतना, कोलकाता में, ठीक है। मझगांव जिस तरह मुंबई में, उसी तरह गॉर्डन रिच कोलकाता में। मोस्ट VVI आपको हिमगिरी क्या है, तो वो है आपको युद्धपोत, और गॉर्डन रिच क्या है कोलकाता में, बस इतना ही याद रखिए। बाकी सभी न्यूज आप अपना पढ़ लीजिएगा रफली, उतना ही आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसको प्रोजेक्ट 71 के तहत बनाया जा रहा है, ठीक। इसको प्रोजेक्ट 71 के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट का निर्माण आपको मझगांव डॉकयार्ड में भी किया जाएगा, ठीक है, और कुछ का आपको गॉर्डन रिच में किया जाएगा, याद रखिएगा। मझगांव कहाँ है, मुंबई में, गॉर्डन रिच कहाँ है, तो कोलकाता में। मोस्ट VVI है, याद रखिए। चलिए, इतना जो हम बताएं, मझगांव कहाँ है, तो मुंबई में, और आपको क्या कहते हैं, आपको गॉर्डन रिच कहाँ है, तो कोलकाता में। प्रोजेक्ट 17A का संबंध क्या चीज़ से है, तो आपको युद्धपोत से, और प्रोजेक्ट 75 का पनडुब्बी निर्माण से। हिमगिरी क्या है, आपको ये युद्धपोत है, बस इतना जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम कवर कर रहे हैं उसमें आपको न्यूज़ है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो होगा वो आपको होगा, बिहार में राजगिरी में बनाया गया भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज। इसके पहले ग्लास ब्रिज जो थे उत्तराखंड में बना था, ठीक, याद रखिएगा, जो 2021 में खुलेगा। तो बिहार में कहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया गया है, राजगिरी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही याद रखना है, ठीक। सॉरी, पहला ब्रिज उत्तराखंड में नहीं बनाए गए थे, आपको कहाँ बनाए गए थे, सिक्किम में बनाए गए थे, ठीक है। कहाँ में बनाए गए थे, पहला पुल सिक्किम में बनाया गया था, जिसको हम लोग पेलिंग स्काई वॉक के नाम से भी जानते हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए खोल दिया गया था। पहला सिक्किम में बनाया गया, दूसरा कहाँ पे बनाया गया, तो उत्तराखंड में बनाया गया, सॉरी उत्तराखंड का बिहार में बनाया गया, राजगिरी में। तो बिहार में ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ पे किया गया, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, तो राजगिर से। पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, तो सिक्किम में बना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। PSLV 52वीं उड़ान, मतलब PSLV की 52वीं, PSLV का सबसे पहले फुल फॉर्म पहले न्यूज पूरा पढ़िए। PSLV 52वीं उड़ान द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। तो PSLV की 52वीं उड़ान के द्वारा किस चीज़ का प्रक्षेपण किया गया है, तो CMS-01 का,
CMS-01 का, ठीक है। अब देखिए PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV जो होता है हल्के प्रकार के सेटेलाइट का आपको प्रक्षेपण करता है, PSLV भारी प्रकार का प्रक्षेपण करता है वन का, ठीक है। चलिए ये बात आप इतना याद रखिएगा, बस इस न्यूज़ से इतना ही, बाकी सब फालतू चीज़ें। हाँ, प्रक्षेपण जो भी होते हैं PSLV का वो कहाँ से होता है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से होते हैं, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। तो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो श्री हरिकोटा में, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना जो है उसको विस्तार किया गया, उस योजना को लागू किया गया है, ठीक है। अब उस योजना का नाम क्या रखा गया, तो PM जय सेहत योजना, बस। तब जब PM जय सेहत योजना किस राज्य में लागू किए गए हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू किए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये किस योजना का पार्ट है, तो आयुष्मान भारत योजना का पार्ट है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपया प्रति परिवार आपको स्वास्थ्य बीमा दी जाती है, याद रखिएगा, ठीक। प्रति परिवार आपको 5 लाख स्वास्थ्य बीमा दी जाती है, जिसको 2018 में शुरू किया गया था, ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जर्मन चांसलर, क्योंकि न्यूज और कोई होगा तो उसको हम बता देते हैं, नहीं दूसरा न्यूज कोई नहीं है, ठीक। चलिए, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल फोर्ब्स आकलन में लगातार 10वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला चुनी गई। जर्मन चांसलर जो है एंजेला मार्केल फोर्ब्स आकलन में लगातार 10वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला चुनी गई। यहाँ पे क्या याद करना है कि जर्मनी का चांसलर कौन है, एंजेला मार्केल है, ठीक है, जिनको फोर्ब्स में सर्वाधिक शक्तिशाली महिला के में कौन स्थान दिया गया, तो प्रथम स्थान दिया है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची कौन जारी किया, तो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान किनका है, तो एंजेला मार्केल्स का है। किनका है, तो एंजेला मार्केल्स का है, जो जर्मनी की चांसलर है, ठीक है। द्वितीय स्थान क्रिस्टिना लिगार्ड का है, जो फ्रांस के रहने वाली है, यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है, जो कुछ दिन पहले IMF की अध्यक्ष थी। बाकी सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है, तो कमला हैरिस याद रखिएगा। कमला हैरिस जो 49वीं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब याद करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं। हाँ, भारत के 3 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। तो प्रथम स्थान कौन है उसमें, फोर्ब्स सूची में विश्व में प्रथम स्थान एंजेला मार्केल, द्वितीय स्थान क्रिस्टिना लिगार्ड, ठीक है। और भारत के 3 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है, एक शीर्ष में, एक जो है निर्मला सीतारमण है, जो आपको क्या वित्त मंत्री है, दूसरा है रोशनी नडार जो है, ठीक है, और तीसरा है किरण मजूमदार है। इन तीनों आदमियों का नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रोशनी नडार और आपको निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री, किरण मजूमदार शाह, ठीक। चलिए, किरण मजूमदार शाह जो है बायोकॉम के अध्यक्ष हैं। उसी तरह से रोशनी नडार जो हैं वो आपको ACL का इंटरप्राइजेज का MD है, ठीक है। इनके पिताजी का वो कंपनी है जहाँ पे MD के रूप में कार्य कर रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो विश्व में सर्वाधिक 47 महिलाओं की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, आपको बता दिए। चलिए, तीनों आदमी के नाम आप लोग याद रखिएगा। प्रथम स्थान जो विश्व में किनका है, तो एंजेला मार्केल का है, जो जर्मनी की चांसलर है, ठीक है। चलिए, प्रथम भारतीय थल सेना में ऊपर मुखों की संख्या आप कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। इस न्यूज़ को आप लोग रफली याद रख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रफली कौन हुए हैं इसका कोई आपको लेना देना नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तिरुवनंतपुरम की BSc की छात्रा आर्या राजेंद्रन देश में सबसे कम उम्र की महापौर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र की महापौर कौन बनी है, तो आर्या राजेंद्रन बनी है। कहाँ की, तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, जो केरल की राजधानी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। चलिए रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस न्यूज़ को आप लोग बार बार पढ़िए, ठीक है। और वीडियो में कोई मतलब थोड़ा सा कहीं कहीं हम मेरा शुरुआती वीडियो है, कहीं कहीं आपको फीलिंग होती होगी कि कुछ इरर कर देना है, तो उसको हम सुधार भी दे रहे हैं, ठीक। धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, मोटिवेशन कीजिए। देखिए मेरे साथ अगर पढ़िएगा PD करंट ना, तो करंट किसी भी एग्जाम के लिए छूटेगा नहीं, इतना गारंटी देते हैं, 90%, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मेरे का किसी से नहीं बनेगा जल्दी, तो हम 100 में से
बनाने का दावा नहीं करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर आप बना के आइएगा कि करंट में आप अफसोस नहीं कीजिएगा कि करंट से क्वेश्चन हमारा छूट गया है। गारंटी देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो बिहार का एग्ज़ाम हो, यूपी का एग्ज़ाम हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो। ठीक, समझे? चलिए, तो ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल से जुड़िए, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।